वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जुड़े रहिएगा। देखिए, इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है: प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ठीक है। भूगोल हम लोगों का भौतिक विज्ञान विन्यास आ जाएगा, भौतिक व जलवायु, अपवाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र। इसके बारे में अभी हमें बात ही नहीं करनी, हम सिर्फ इतिहास की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अब इसमें इतिहास में हमारा प्राचीन आ जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। 3 तरीके का इतिहास आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, प्राचीन इतिहास। प्राचीन में पाषाण काल पाषाण काल के बाद आपका आता है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है ताम्र पाषाण काल, जिसे इसके बाद आता है हमारा कांस्ययुगीन सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। फिर ऋग्वैदिक काल आपका आ जाता है। तो हमने समझा कि प्राचीन इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट जाते हैं: पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और कांस्ययुगीन सभ्यता। अब पाषाण काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के जो औजार थे वो क्वार्टजाइट के बने थे। सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, इलाहाबाद की बेलन घाटी, चंदौली का चकिया और इलाहाबाद की बेलन घाटी और लोहदा नाला क्षेत्र। यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। अब अगर कोई पूछे भारत उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले, तो हमारा उत्तर होगा सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, इलाहाबाद की बेलन घाटी, चंदौली का चकिया। सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, इलाहाबाद की बेलन घाटी, चंदौली का चकिया और इलाहाबाद की बेलन घाटी का लोहदा नाला क्षेत्र। और यहाँ से क्या मिला है? अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य पाषाण काल की हम लोग बात करें, मध्य पाषाण काल सराय नाहर राय, मेहदहा और दमदमा, ये प्रतापगढ़ में पड़ते हैं। ठीक है। मध्य पाषाण काल में सराय नाहर राय, मेहदहा और दमदमा। इसका उत्खनन किसने किया है? GR शर्मा, प्रोफेसर GR शर्मा। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग के प्रोफेसर थे। ठीक है। इलाहाबाद की मेजा तहसील के चौपानी मांडो से मिट्टी के बर्तन और झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। देखिएगा, पुरा पाषाण काल के तो हमने बता ही दिया, चंदौली का चकिया, लोहदा नाला क्षेत्र और सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, इलाहाबाद की बेलन घाटी, चंदौली का चकिया। सोनभद्र की सिंगरौली, इलाहाबाद की बेलन, चंदौली का चकिया और लोहदा नाला क्षेत्र। और मध्य पाषाण काल के कहाँ से मिले हैं आपके? सराय नाहर राय, मेहदहा और दमदमा। सराय नाहर राय, मेहदहा और दमदमा। इलाहाबाद की मेजा तहसील के चौपानी मांडो से मिट्टी के बर्तन और झोपड़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। अब देखिएगा, सराय नाहर राय से क्या मिला, मेहदहा से क्या मिला और दमदमा से क्या मिला? तो सराय नाहर राय से 14 संविधान मिले हैं। अब मैं कहूँ सराय देखिए क्या होती थी, जहाँ पर लोग पहले व्यापार करने जाते थे तो रात में रुकते थे तो उसे सराय कहते थे। तो सराय में बहुत सारे लोग रहे होंगे, तो 14 संविधान। अब वहाँ पर खाना भी बनता होगा, तो 8 गर्त चूल्हे। मृतक को दफना भी दिया पश्चिम से पूर्व। ये पूछा जाता है कि सराय नाहर राय में जो मृतकों को दफनाया गया है वो किधर से किधर है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब बात करेंगे मेहदहा की, तो मृग सींग से बने आभूषण। मेहदहा में ऐसा ही लग रहा है ना कि मैं दहा हूँ तो मैं बहुत खूबसूरत लगूंगा। तो मृग सींग से बने आभूषण, छल्लों की माला, हड्डियों के कलात्मक आभूषण। मैं ही देह हूँ, मेरी ही देह है मेहदहा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सींग से बने आभूषण, छल्लों की माला, हड्डियों के कलात्मक आभूषण। दमदमा मतलब ऐसे कहते हैं कि दम भर गई एकदम। तो इतना फूंका, इतना दम भरा कि गर्त का चूल्हे हो गए, इनके गर्त चूल्हे हो गए। 41 समाधान, वहाँ 14 मिले थे, यहाँ एक इधर हो गया, तो 41 समाधान आपके कहाँ मिले हैं? दमदमा में। ये तीनों कहाँ के हैं? प्रतापगढ़ के हैं। सराय नाहर राय, मेहदहा और दमदमा। सराय नाहर राय से 14 समाधान मिले हैं, 8 गर्त चूल्हे मिले हैं, मृतकों को दफनाया गया है पश्चिम से पूर्व। मेहदहा में मृग की सींग से बने आभूषण, छल्लों की माला,
हड्डियों के कलात्मक आभूषण मिले हैं। दमदमा से गर्द चूल्हे, 41 समाधान। अब जहाँ से जानवरों के अवशेष मिले वह जगह कौन सी है? महदहा। अब बात करेंगे नव पाषाण काल की। ये तो पूरा पाषाण काल हो गया। अब नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल आपका कहाँ मिले हैं साक्ष्य? मिर्जापुर, सोनभद्र, सराय नाहरराय, बुंदेलखंड। ठीक है, नव पाषाण काल के साक्ष्य आपके कहाँ मिले हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल हो गए। नव पाषाण काल की बात करें तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सराय नाहरराय। तो सराय नाहरराय आपका मध्य पाषाण काल में भी था और नव पाषाण काल में भी है। तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सराय नाहरराय, बुंदेलखंड। और इसमें देखिए खेती अगर पूछा जाए किस काल में प्रारंभ हुई तो आप क्या कहेंगे? नव पाषाण काल में। कुलडी हवा, इलाहाबाद। यहाँ पर चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं 6000 BC में। यूपी में सबसे प्राचीन खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कुलडी हवा। कुलडी हवा कहाँ है? आपका इलाहाबाद में है। यहाँ चावल की खेती के कितने समय पुराने साक्ष्य मिले हैं? तो हमारा उत्तर होगा 6000 BC के। ठीक है, यूपी में सबसे प्राचीन खेती के साक्ष्य मिले हैं। नया डेटा के अनुसार हाल ही में घोषित किया गया कि उत्तर प्रदेश में खेती के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लोहरादेव को माना जाएगा। यहाँ चावल के साक्ष्य मिले जो कि 8000 BC के आसपास के पुराने हैं। तो पहले गेहूं के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? 6000 BC में इलाहाबाद के कुलडी हवा में। अब संत कबीर नगर के लोहरादेव में मिले हैं जो कि 8000 BC पुराने हैं। सबसे प्राचीन कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में, 8000 BC। हड़प्पा सभ्यता। अब देखिए हुआ क्या, अभी तक इसी को माना जा रहा था लेकिन अब किसको माना जाएगा? आपका लोहरादेव को। हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय, कपास के मतलब सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय किसको जाता है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या था? कांस्ययुगीन सभ्यता, मेलुहा सभ्यता। मेलुहा सभ्यता जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो मेलुहा सभ्यता कहते थे। और जो आपकी सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली थी? देखिए ये इसकी बाउंड्रीज़ हैं। उत्तर में मांडा चिनाब नदी के किनारे तक, ठीक। पश्चिम में सुतकांगेडोर, पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, ये हिंडन नदी हो गई। आप ये याद रख लो दो चीज़ें कि आपका मांडा चिनाब नदी के किनारे था, आलमगीरपुर यूपी में, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे थे, दैमाबाद महाराष्ट्र में था और सुतकांगेडोर आपका पाकिस्तान में था। ये चिनाब नदी हो गई, ये हिंडन नदी हो गई, ये दास्क नदी हो गई। ये नदी अभी मुझे याद नहीं है, आगे देखते हैं। अब यूपी के हड़प्पाकालीन स्थलों की बात करेंगे। आलमगीरपुर, हिंडन नदी। यहाँ से सवाल बनने की बहुत संभावना है। मांडी, मुजफ्फरनगर। देखो हड़प्पाकालीन सभ्यता के जो साक्ष्य है उनकी बात चल रही है। तो सनौली कहाँ पर है? बागपत। सनौली कहाँ है? बागपत में है। ये कब्रिस्तान है। बड़ा गांव सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है और यहाँ से बड़ा गांव अगर पूछा जाए सहारनपुर में मिला है, सनौली बागपत में मिला है। और ये क्या था सनौली में? ये कब्रिस्तान था। आलमगीरपुर मेरठ में मिला है, हिंडन नदी के किनारे। ये हो गई हमारी हड़प्पाकालीन सभ्यता। अब हड़प्पाकालीन सभ्यता के बाद आपके आते हैं महाजनपद काल में। महाजनपद काल की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अनंगोत्तर निकाय, जैन धर्म के भगवती सूत्र थे। पाणिनि के अष्टाध्याय में 22 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अब जो 16 थे, 16 में से 14 महाजनपद राजतंत्र थे, 2 आपके कैसे थे? गणतंत्र थे, वज्जी और मल्ल। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी या कुशीनारा भी कह देते हैं या पावापुरी भी कह देते हैं। अब यूपी में 8 कौन कौन से थे उनके बारे में जानेंगे। काशी, कौशल, कुरु, वत्स। काशी, कौशल, कुरु, वत्स। मल्ल, सूरसेन, चेदी, पांचाल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काशी। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की कौशाम्बी। मल्ल की कुशीनगर, सूरसेन मथुरा,
चेदी की शुक्तिमती, पांचाल की अहिछत्र। अब देखिएगा जरा, काशी की बात करें तो ये वाराणसी का क्षेत्र था, कौशल की बात करें अवध का क्षेत्र था, कुरु की बात करें तो दिल्ली मेरठ का क्षेत्र था। पांचाल की दो राजधानियां थी वास्तव में, पांचाल की यहाँ पर लिखी तो अहिछत्र है, लेकिन उत्तरी पांचाल की अहिछत्र थी, वो हाँ जो कि बरेली बदायूं का क्षेत्र था। दक्षिणी पांचाल की कामपिल्ले थी जो कि फर्रुखाबाद का क्षेत्र था। ठीक है, समझ में आ गया। काशी की वाराणसी क्षेत्र हो गया, कौशल श्रावस्ती मतलब कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो गई, अवध का क्षेत्र हो गया। कुरु की दिल्ली मेरठ, जो आपका वत्स था, वत्स का इलाहाबाद क्षेत्र हो गया आपका। चेदी की बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, चेदी की शुक्तिमती थी। मल्ल के कुशीनगर क्षेत्र हो गया, कौशल की श्रावस्ती और कौशल अवध क्षेत्र था। सबसे बड़ा ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण था, ये आपका हो गया वेदों संबंधित। अब हम जैन की बात करेंगे। बौद्ध धर्म का मतलब क्या होता था? बोध या ज्ञान। सभ्यता का बौद्ध धर्म की सभ्यता का केंद्र क्या हो गया? यूपी। गौतम बुद्ध नगर प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गौतम बुद्ध ने। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्नम था। ये इसी घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए। ये कौशल की राजधानी थी। सर्वाधिक शिष्य भी इनके श्रावस्ती में रहे। सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में बिताया। मृत्यु मल्ल की राजधानी पावापुरी में हुई, जिसे परिनिर्वाण कहा गया। अब देखिए थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म को क्या कहा जाता है? इंद्रियों का विजेता। जैन धर्म में जीन क्या होते हैं? इंद्रियों के विजेता। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। संस्थापक ऋषभदेव थे, जिन्हें प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। देखिए 24 तीर्थंकर हुए हैं। स्थापना तो ऋषभदेव ने करी, लेकिन पहचान किसने दिलाई? महावीर स्वामी ने। संसार के कण कण में आत्मा का वास है। इनका क्या मानना था? संसार के कण कण में आत्मा का वास है। देखिए बौद्ध और जैन में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं कि बौद्ध लोग जो थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को भी नहीं मानते थे, पुनर्जन्म को लेकिन मानते थे। लेकिन पुनर्जन्म का कारण क्या बताते थे? इच्छा। देखिएगा बौद्ध हमारे ना तो ईश्वर को मानते थे ना आत्मा को मानते थे, ये लेकिन पुनर्जन्म मानते थे। पुनर्जन्म का कारण क्या था? इच्छा। कि इच्छा अगर किसी व्यक्ति की पूरी नहीं हुई है तो वो पुनर्जन्म लेगा। जैन वाले क्या करते थे? ईश्वर को तो नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा को मानते थे और कहते थे आत्मा ही पुनर्जन्म का कारण बनती है। अब यूपी में राजकीय जैन संग्रहालय और प्रमुख जैन केंद्र क्या है? मथुरा में। अब देखिए जरा, ऋषभदेव का वास्तविक नाम क्या था? आदिनाथ। ऋषभदेव का नाम क्या था? आदिनाथ। जन्म स्थान इक्ष्वाकु भूमि। अब इक्ष्वाकु भूमि कहा जाए तो अयोध्या हो गई है। ठीक है। इनका ज्ञान या मृत्यु अष्टपाद कैलाश पर्वत पर इनकी ज्ञान मिला और वहीं इनकी मृत्यु हुई है। तीर्थंकर दूसरे ऋषभदेव अयोध्या, अजीतनाथ अयोध्या। देखिएगा अयोध्या में हमारे कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 और 5वें का नाम नहीं लिखा। अयोध्या में 5 लोगों का जन्म हुआ है। ऋषभदेव अयोध्या, अजीतनाथ अयोध्या, अनंतनाथ अयोध्या, सुमितनाथ अयोध्या। पंच आपका कहा जाता है, पंच तीर्थंकरों की भूमि है अयोध्या। अयोध्या ऋषभदेव भी अयोध्या में है, अजीतनाथ भी अयोध्या में है, अनंतनाथ है और सुमितनाथ है। पद्म प्रभु आपकी कौशाम्बी में, सुपार्श्वनाथ वाराणसी में है, पारसनाथ भी वाराणसी के हैं, विमलनाथ कामपिल्ले के हैं और संभवनाथ श्रावस्ती के हैं। देखिए मौर्यकाल में अकाल व सूखा पड़ा, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? मौर्यकाल में सोहगौरा ताम्र अभिलेख से, जो कि यूपी के गोरखपुर में है। सोहगौरा अभिलेख कैसा है? ताम्र अभिलेख है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। सारनाथ स्तंभ में आपका भारत का चिन्ह लिया गया है और अशोक द्वारा निर्मित था। इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। इसके अनुसार अकाल पड़ने पर अनाज का वितरण किया जाता था। देखिए सोहगौरा के हिसाब से अगर अकाल पड़ रहा है तो अनाज का वितरण किया जाता है, लेकिन मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार कभी अकाल ही नहीं पड़ा। अशोक के स्तंभों में से किसको उखाड़कर कौन अन्य स्थान पर ले गया था? तो मेरठ और टोपरा स्तंभ, मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख। तो फिरोज शाह तुगलक इसको उठाकर दिल्ली ले आए। अशोक का मेरठ और टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक
दिल्ली लेकर के आया। देखिए अभिलेख से एक सवाल पक्का आने वाला है, अभिलेख को तो ज़रूर क्लियर करके रखिएगा। तो फिरोज शाह तुगलक कौन से अभिलेख को दिल्ली लेकर के आया? अशोक का मेरठ और टोपरा अभिलेख। प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ मिला है? कौशाम्बी में। अकबर लाया कौशाम्बी में, ठीक है। प्रयागराज से कौशाम्बी कौन लेकर के आया? अकबर लाया, ठीक है, प्रयाग का स्तंभ लेख को। सबसे छोटा अभिलेख रानी कारुबागी का अभिलेख है, जिसमें उसको दान देते हुए दिखाया गया है। प्रयाग के स्तंभ लेख में रानी कारुबागी को दान देते हुए लिखा हुआ है। ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है, ठीक है, इसलिए इसे कारुबागी का अभिलेख भी कहा जाता है। अहरौरा अभिलेख मिर्ज़ापुर में अशोक का मिला है। अगर मैं कहूँ अशोक का अहरौरा अभिलेख कहाँ मिला? मिर्ज़ापुर में। तो ये अभिलेख से कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब मौर्यकाल के बाद शुंग वंश। शुंग वंश का इतिहास, प्रथम ब्राह्मण वंश और संस्थापक इसका पुष्यमित्र शुंग था। जाति क्या थी? ब्राह्मण। और यज्ञ का वर्णन, इसका राज्यपाल धनदेव अयोध्या अभिलेख में मिला है। कुषाण। इसके बाद देखेंगे कुषाण वंश का संस्थापक फुजुल कड़फिसस्ता। इस कुषाण का सबसे महान राजा कौन हुआ है? कनिष्क हुआ है। प्रथम राजधानी इसके पौरुषपुर थी, जो कि पेशावर में थी, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश के समय सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क रहा है। इसके समय पहली कुषाण शासकों की राजधानी आपके पेशावर में पौरुषपुर थी, और जो कि दूसरी राजधानी थी वो मथुरा बनाई गई। कनिष्क के समय में ही मूर्तिकला का विकास हुआ। गांधार शैली कैसी थी? ग्रे पत्थर की थी। मथुरा शैली लाल पत्थर की थी। भारतीय प्लस ग्रीक और यूनानी शैली होती की सबसे प्राचीनतम उत्तर प्रदेश में कहाँ मिली है? मथुरा शैली में मिली है। विश्व की सबसे प्राचीन गांधार शैली है। सबसे प्राचीन मानव प्रतिमा जिसकी पूजा की गई वो माना जाता है गौतम बुद्ध की थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण व मूर्तियों का निर्माण गुप्त वंश के समय में हुआ। सर्वाधिक अभिलेख वाला गुप्त शासक कुमारगुप्त था। मानकुंवर अभिलेख किसने लिखा है? बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु ने लिखा है। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है? अशोक ने लिखा है। अब उस अभिलेख में किसी ने अपना और जुड़वा दिया चीज़ें, तो समुद्रगुप्त ने के जीत का वर्णन भी लिखवा दिया अशोक के अभिलेख पर। अशोक के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर समुद्रगुप्त की जीत का वर्णन भी लिखा गया। और ये किसने किया? हरिशेन ने किया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर समुद्रगुप्त का वर्णन हरिशेन ने किया, और इस पर जहांगीर का भी नाम लिखा हुआ है। तो अगर पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर कितने राजाओं के कालों का नाम वर्गीकरण है, तो इसमें अशोक के काल का है, जहांगीर के काल का है, और समुद्रगुप्त के काल का है। अब प्रयागराज का गढ़वा अभिलेख प्रयागराज की करचना तहसील से प्राप्त हुआ है। इसमें क्या है? कुमारगुप्त के 2 अभिलेख हैं और स्कंदगुप्त का 1 अभिलेख है। तो प्रयागराज के गढ़वा अभिलेख में कुमारगुप्त के 2, स्कंदगुप्त का 1 अभिलेख है। 46 बार हूणों को हराया स्कंदगुप्त ने, ये आपका प्रयागराज के गढ़वा अभिलेख में लिखा हुआ है। नहीं, प्रयागराज के गढ़वा में नहीं है। हूणों को 46 बार स्कंदगुप्त ने हराया, इसकी जानकारी गाजीपुर के भीतरी स्तंभ लेख से हमें मिलती है। कानपुर का भितरगांव मंदिर गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर बना हुआ है। देवगढ़ के यूपी में दशावतार मंदिर है, देवगढ़ यूपी, जो कि ललितपुर में पड़ता है। ये दशावतार मंदिर है। कानपुर भितरगांव में गुप्तकालीन ईंटों से बना मंदिर है। गुप्तकाल के सर्वश्रेष्ठ पंचायतन शैली का मंदिर देवगढ़ का मंदिर है, जो कि ललितपुर में बना हुआ है। हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेश्वर थी। हर्ष की प्राचीन आपकी राजधानी थानेश्वर थी, और नई राजधानी हर्ष की क्या थी? कन्नौज। कन्नौज के कई अन्य नाम थे, कान्यकुंज, महोदय श्री, इत्रनगरी, पूर्व का ग्रासलैंड। हर्ष की वंशावली के बारे में बात करें तो किसमें लिखी हुई है? बांसखेड़ा अभिलेख, जो कि कहाँ से मिला है? शाहजहाँपुर से मिला है। तो शाहजहाँपुर का बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष की वंशावली के बारे में वर्णन है, और प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक विजय के बारे में भी वर्णन है। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच में हुआ? पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, प्रतिहार का नागवट, और राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग। हर्ष की मृत्यु के बाद यहाँ पर कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ।
अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल और है, 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों का केंद्र कौन था? श्रावस्ती। श्रावस्ती की बनावट अर्धचंद्राकार के रूप में थी। उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्यपथ तीनों का मिलन बिंदु श्रावस्ती में था। राजनीतिक व्यापारिक गतिविधि का केंद्र भी था श्रावस्ती। बौद्ध धर्म के अनुसार वह कौन सा स्थान है जहाँ भगवान ब्रह्मा और इंद्र के साथ बुद्ध धरती पर अवतारित होते हैं? तो संख्या की बात चल रही है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्राचीन इतिहास। अब मध्यकालीन इतिहास के लिए अलग वीडियो बनाएंगे।